Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about governor's right to withhold assent. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, संविधान के हिसाब से गवर्नर के पास क्या पावर है या उनकी क्या रोल है विथ रिस्पेक्ट टू असेंट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्स, उसको देखते हैं सबसे पहले, तभी जाकर के इस करंट डेवलपमेंट्स को हम समझ पाएंगे। तो आपको पता है कि स्टेट लेवल पे और सेम इज फॉर यूनियन लेवल ऑल्सो, पहले लेजिस्लेटिव बॉडीज में बिल रखा जाता है। एक बार जब वो बिल पास हो जाता है तो स्टेट लेवल पे द बिल मस्ट बी साइंड बाय द गवर्नर in order to become an act, and similarly at union level the bill must be signed by the president of India in order to become an act. तो गवर्नर के पास क्या क्या अधिकार है एक बिल से संबंधित, क्या कर सकते हैं वो? तो आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन 4 ऑप्शंस टू द गवर्नर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल। आइदर ही कैन ग्रांट एसेंट टू द बिल, सीधा सीधा साइन कर सकते हैं जिससे वो बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा, ही कैन विथहोल्ड असेंट टू द बिल, मतलब वो मना कर सकते हैं कि नो, आई डोंट अग्री विद दिस बिल, मीन्स इन शॉर्ट ही कैन रिजेक्ट इट। एंड तीसरा, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द हाउस, वो हाउस को बोल सकते हैं कि आप एक बार वापस इसको रिकंसिडर कीजिए। चौथा ऑप्शन है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को वो होल्ड करके रख सकते हैं। ध्यान रहे कि मनी बिल को गवर्नर रिजेक्ट कर सकते हैं बट उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो मनी बिल, विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, इट कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न। द गवर्नमेंट कैन नॉट सेंड बैक द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ इट इज अ मनी बिल। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर गवर्नर ने मान लीजिए किसी ऑर्डिनरी बिल को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिना किसी चेंज के वापस से वो बिल गवर्नर के पास भेजती है, तो गवर्नर को दूसरी बार उस बिल को साइन करना ही होगा, एसेंट देना ही होगा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आई जस्ट होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये आप बेसिक अपने पॉलिटी क्लास में भी पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स पे साइन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर रिटर्न करते हैं और सेम तरीके से वो बिल वापस से आ जाता है तो गवर्नर को दूसरी बार साइन करना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमारे संविधान को पढ़ें, तो उसमें जो बिल को रिटर्न करने वाली बात कही गई है कि गवर्नर कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, मे एज सून एज पॉसिबल रिटर्न बिल अदर देन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। यानी कि टाइम फ्रेम को नहीं दिया गया है, बस ये लिखा गया है कि मान लीजिए गवर्नर के पास कोई बिल आता है और गवर्नर उसको साइन नहीं कर रहे, ना रिजेक्ट कर रहे, ना प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए उसको रोक रहे हैं, उसको रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन कितने दिन में रिटर्न करेंगे वो क्लियर नहीं है। कितने दिन में उनको करना है उसको लेकर के कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 200 में लिखता है कि द गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल रिटर्न द बिल। अब इस प्रोविजन का हो रहा है मिसयूज। इसी कारण से हाल फिलहाल में कई सारे डिस्कशंस चल रहे हैं गवर्नर के पावर को लेकर के विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल, क्योंकि गवर्नर ना साइन कर रहे कुछ स्टेट्स के, खासकर ऐसे स्टेट्स में जहां पे वैसी पार्टी है की सरकार है जो सेंटर में जिसकी सरकार है उससे अलग है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, बट हमें काफी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इस बात को लिखना होगा, दैट वी विल सी वाइल राइटिंग एन आंसर, कि फेडरल इशू की तरह इसको रिफ्लेक्ट करना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन का कंसर्न बना करके या बता करके दिखाना होगा। बट मुद्दा यही है कि गवर्नर तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कोई दूसरे पार्टी की सरकार है तो वहां पे कई सारे बिल
गवर्नर ना साइन कर रहे, ना उसको रिजेक्ट कर रहे, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बेसिस होना होगा ना। नॉर्मली आप क्यों रिजेक्ट करेंगे? बिकॉज गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ना साइन कर रहे, ना रिजेक्ट कर रहे, ना प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रोक रहे, बस बोल रहे हैं कि हम आपको रिटर्न करने वाले हैं फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन रिटर्न करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसका मिसयूज हो रहा है, लंबे समय तक, 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक बिल को अटकाए हुए रख रहे हैं। सो दिस कैन बी सीन एज मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। यू सी, गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो संविधान ने दिए हुए हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर्स, which includes the power to reserve the bill for presidential consideration, which includes the power to recommend for president rule in the state if governor believes कि there is failure of constitutional machinery। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो संविधान ने अधिकार दिए हैं गवर्नर को अपनी सूझबूझ से इन पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, बट कुछ सिचुएशनल भी हैं जो संविधान ने दिए नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली गवर्नर के पास ऐसे पावर आ जाते हैं इफ सच सिचुएशन अराइजेस। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन होता है और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो वैसे हालत में किस पार्टी को वो इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, वो गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है, एंड दैट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। मान लीजिए कि जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और सरकार गिर जाती है, तो उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का जो पावर है वो भी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं या दूसरी किसी पार्टी को मौका दे सकते हैं सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग जजमेंट्स में बार बार ये बात कही गई है कि गवर्नर को अपनी जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उसको इस्तेमाल करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कल ही हमने चर्चा की थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। आप ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ना करें, आप इसका इस्तेमाल ऐसे करें जैसे संविधान ने आपसे एक्सपेक्ट किया है। द एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्क्रिशन बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल permissibility is considered as an attack on the elected government of the state and people mandate। अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बिल को होल्ड कर देते हैं, उसको पास होने नहीं देते हैं, तो यू आर एक्टिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर गोइंग अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिशनरी पावर की अगर बात चल रही है गवर्नर की, तो जरा देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या रिलेवेंट आइडियाज हैं। यू सी, गवर्नर के पास इन जनरल बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं, बिकॉज आर्टिकल 163 सेज कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस 1974 में कहा कि जहां तक बिल साइन करने का पावर है, वहां पे बिल को रिजेक्ट करने का या बिल को रिटर्न करने का भी जो पावर है, दैट इज नॉट अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर को इनका इस्तेमाल तभी करना है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करे। अब आप सोचेंगे कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों एडवाइस करेगा कि बिल को रिजेक्ट कर दें या बिल को रिटर्न कर दें फॉर रिकंसिडरेशन? तो ऐसा एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हो सकता है जब मान लीजिए कि एक बिल पास हुआ, गवर्नर के पास गया, तब तक सरकार गिर गई और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो दूसरी पार्टी की जो सरकार आएगी वो फिर गवर्नर को रिकमेंड कर सकती है, उनको एड एंड एडवाइस दे सकती है कि प्लीज रिजेक्ट द बिल और यू रीसेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो मुद्दा यह है कि ना संविधान में, ना सुप्रीम कोर्ट के शमशेर सिंह जजमेंट में गवर्नर के पास बिल से रिलेटेड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। गवर्नर हैज टू एक्ट इन जनरल ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सरकारिया कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया है, उसमें भी ये बात कही गई है कि गवर्नर शुड एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर वो गवर्नर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए किसी बिल को होल्ड कर भी रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को इंश्योर कराना चाहिए कि 6 महीने के अंदर उस बिल का डिस्पोजल हो जाए। सिमिलर सजेशन हैज बीन गिवन बाय पुंची कमीशन इन 2010 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशन कि अगर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर किसी बिल को होल्ड कर रहे हैं, देन इट मस्ट बी इंश्योर दैट द बिल इज पास्ड विद इन 6 months, इज गिवन असेंट विद इन 6 months।
Otherwise, if the bill is being withheld, inordinately delayed in the name of presidential reconsideration or in the name of governor's reconsideration, then it is an anti-democratic stand. It is anti-federal stand, and which is going against the mandate of the people, which is overall against the constitutional morality also. हाल फिलहाल में इस पे क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जहां पे कई सारे स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पंजाब में, केरला में बिल्स जो हैं जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं गवर्नर को, वो ना साइन हो रहे, ना प्रेसिडेंट के पास जा रहे, ना रिजेक्ट हो रहे, उनको रिटर्न किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, बट इट हैज बीन इनऑर्डिनेटली डिलेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ऐसा हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा हिंट्स भी मैंने आपको दिया है कैसा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। आई जस्ट होप कि आप लोग आंसर लिख रहे हैं रोज। जब से ये इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू शुरू हुए हैं और तब से हम लोग आंसर नहीं चेक कर पा रहे हैं। वैसे हम लोग तो मॉक इंटरव्यू में फैकल्टीज तो बैठते नहीं हैं, बट फिर भी किसी ना किसी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के कारण आंसर हम लोग डेली बेसिस पे चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑनलाइन चेकिंग का प्रोसेस चल रहा था। येट आई होप कि आप लोग आंसर लिख रहे हैं रोज। वन आंसर डेली शुड बी योर रूल। चाहे जो हो जाए हम इसको नहीं तोड़ेंगे। मैं भी कोशिश करता हूं कि रोज मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करूं, चाहे जो हो जाए। इससे इस तरह के प्रैक्टिसेस जो है वो हमारे तैयारी को अच्छा बनाती हैं। जब एग्जाम आ जाएगा तब तो सब पढ़ते हैं, राइट? चलिए, ये है बोर्ड वर्क फॉर रिवीजन पर्पस। आई जस्ट होप इट विल हेल्प यू। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो 2 पेज का बोर्ड वर्क बना दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन वॉशिंग इन एड्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? देखिए, सरल भाषा में कहें तो जो कई सारी कंपनियां एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट का इस तरह से दिखाती हैं जैसे कि उनका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हो, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। येट दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर प्रोडक्ट सच एज इफ देयर प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली। कुछ नहीं तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट देयर प्रोडक्ट एज इको फ्रेंडली। दूर से हमारा कैसा है, वी आर इन जनरल गाइडेड बाई our perception. So if any product is green, we believe it must be eco-friendly. But in reality, it has nothing to do with environment sustainability. ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे एक्टिविटी को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग, अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनीज प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंटली साउंड। ग्रीन वॉशिंग का एक काफी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हो सकता है फोक्सवैगन चीटिंग डिवाइस स्कैंडल। फोक्सवैगन ऑटोमोबाइल सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनी रही टिल 2015, अभी भी है, बट टिल 2015 इट वाज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर। फोर्ड और फोक्सवैगन दो तो बड़ी कंपनियां मानी जाती रही। फोक्सवैगन हैज बीन नोन फॉर इट्स एथिकल स्टैंडर्ड ऑल्सो। 2015 तक फोक्सवैगन ने क्लेम किया कि उसकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें इमिशन काफी कम होता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी सारी कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में एक चीटिंग डिवाइस लगाते हैं जिससे इमिशन कम दिखता है, इमिशन कम टेस्ट होता है, डिटेक्ट होता है, बट रियलिटी में इमिशन काफी ज्यादा होता है। तो इनफैक्ट देयर कार्स वर इमिटिंग 40 टाइम्स मोर पॉल्यूटेंट्स इन रियलिटी देन इट वाज प्रोजेक्टेड ऑन देयर पोर्टल और मीटर। दिस इज ग्रीन वॉशिंग, touting your product as environment friendly despite the fact that your product is environmentally destructive। तो फोक्सवैगन का उसके बाद से काफी ज्यादा इमेज खराब हुआ था, इसी को नाम दिया गया डीजल गेट स्कैंडल एंड ऑल। सो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ग्रीन वॉशिंग। एथिक्स पेपर में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है कि ग्रीन वॉशिंग इज एन आइडिया विच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है आपके एथिक्स में चैप्टर 7 में दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स वेयर द कॉर्पोरेट remains responsible, accountable to each and every stakeholder. Most important stakeholder is the customer itself. तो कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हेन यू डू ग्रीन वॉशिंग देन यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाउ टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग? ऑफ कोर्स एड रिलेटेड कुछ क्लियर डायरेक्टिव्स होने चाहिए ताकि एम्बिग्यूटी को अवॉइड किया जा सके।
अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, देन कोट सर्टेन डेटा, क्रेडिबल डेटा। तो डेटा बेसिस पे बात होनी चाहिए, साइंटिफिक बेसिस पे बात होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन का सिस्टम आना चाहिए कि अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लेम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन होता है, जैसे एग एग मार्क, इको मार्क, ये सब होता है। तो इको मार्क वगैरह इस तरह की सर्टिफिकेशन होने के बाद ही आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूरत है एक प्रॉपर रेगुलेटर की, जो इस बात को इंश्योर कराए कि कोई भी प्रोडक्ट फॉल्स क्लेम ना करे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर नहीं है तो बस नहीं है, राइट? व्हाई टू चीट द कस्टमर्स? इसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव है, वैसे तो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव है बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। उसने कहा है कि दे आर गोइंग टू मेक अ गाइडलाइन फॉर चेकिंग ग्रीन वॉशिंग इन एड्स। ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उन्होंने आपस में मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ताकि एडवर्टीजमेंट में एक बेसिक स्टैंडर्ड या डिग्निटी मेंटेन किया जा सके। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने आपस में मिलकर के बनाया है फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ग्रीन वॉशिंग पे यूपीएससी ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द बोर्ड वर्क फॉर रिवीजन पर्पस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड फिशरीज डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आज का दिन 21 नवंबर पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड फिशरी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 1997 से किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब से किया जा रहा है, याद रखना ना। वर्ल्ड फिशरी डे कौन से तारीख को मनाया जाता है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो फिशरीज लगभग 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है डायरेक्टली, एंड इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन। इनफैक्ट पूरे दुनिया भर का जो 25% तक का डाइटरी प्रोटीन है दैट कम्स फ्रॉम फिशेस। एंड एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ फिशेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन ट्यून ऑफ अबाउट 85 to 90 बिलियन डॉलर्स। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो फिशरी सेक्टर में मेनली दो तरीके से फिशेस प्रोड्यूस होते हैं। कैप्चर किया जाता है फिशेस को, या प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस करना मतलब एक्वाकल्चर, पॉन्ड वगैरह लगा करके फिर धीरे धीरे फिशेस के सीड्स या एग्स डाल करके उनको ग्रो करना। तो कैप्चर या एक्वाकल्चर। कैप्चर कर करके फिशेस की प्रोडक्शन जो थी वो अर्लियर काफी ज्यादा थी और एक्वाकल्चर में कम थी, बट यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वाकल्चर इज ग्रोइंग। और मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए तो एक्वाकल्चर शेयर इन ओवरऑल फिशरी प्रोडक्शन इज मोर देन 50%। यानी कि ज्यादातर फिशेज जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, डेवलप की जा रही हैं, रादर देन कैप्चरिंग इट फ्रॉम नेचर और एनवायरनमेंट। तो एक्वाकल्चर इज अ बिगर सोर्स। इस तरह के सवाल पीटी में आ जाते हैं कभी कभार। एक्वाकल्चर इज अ बिगर सोर्स ऑफ फिशरीज प्रोडक्शन दीज डेज रादर देन कैप्चर्ड फिशेज। इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूस करने वाला देश है आफ्टर चाइना, बट चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन है पहले नंबर पे, हम हैं दूसरे नंबर पे। हमारे देश में लगभग 2.8 मिलियन, आई एम सॉरी 28 मिलियन पीपल आर एंगेज इन फिशरीज इन इंडिया। लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग। एंड फिशरीज कंट्रीब्यूट अबाउट 1.04% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड इंडिया अर्न अबाउट 35,000 करोड़ पर ईयर बाय एक्सपोर्टिंग फिशेस। आसाम की अगर बात की जाए तो असम के अंदर मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस ही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कोस्ट लाइन तो है नहीं, तो सलाइन फिशेस तो कहाँ से आएंगी। अब फ्रेश वाटर फिशेस हैं, लगभग 330 मिलियन केजी ऑफ फिशेस प्रोड्यूस होते हैं। अगेन नो नीड टू मग अप दैट मच ऑफ डेटा। एक बात जो आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखनी है वो ये है कि जागीरोड इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट। फिशेस को ड्राई कर दिया जाता है धूप में सुखा करके, क्योंकि मॉइस्चर रहने से बैक्टीरियल एक्टिविटीज तेज रहती हैं, जिससे डिकम्पोजिशन फास्ट पेस में होता है। पर अगर फिशेस को ड्राई कर दिया जाए तो उनका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, बिकॉज मॉइस्चर इज डन अवे, रिड्यूस्ड और रिमूव्ड, एंड दैट इज वाई बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। दैट इज वन बेनिफिट ऑफ ड्राई फिशेस, जिस कारण से जागी रोड में ड्राई फिशेस ज़्यादा की जाती हैं, जिस कारण से जागी रोड इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट। फिशेस प्रोडक्शन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। भारत सरकार ने अपने लेवल पर कई सारे लिए हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन प्रमोट किया जा रहा है, ब्लू रिवॉल्यूशन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना,
असम स्पेसिफिक कई सारे इनिशिएटिव्स हैं असम के अंदर फिशेस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। असम मत्स्य समृद्धि योजना, मत्स्य जागरण विद द टैगलाइन घरे घरे पुखरी घरे घरे माछ, सुनील बिप्लब स्कीम, जहाँ पे कम्युनिटी फिशिंग एंड उसके अलावा हाउस होल्ड फिशिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि फैमिलीज अपने अपने घरों में बैकयार्ड में इस तरह के फिशिंग पॉन्ड को डेवलप करें। फिशरीज को लेकर के एक और चैलेंज है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि फिशेस का ओवरऑल जो ब्रीडिंग रेट है वो घट रहा है। तो ओवरऑल फिशेस की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। एज पर यूएन रिपोर्ट पिछले 4 डिकेड में फिशेस की अवेलेबिलिटी 2/3 तक कम हो गई, और उसके पीछे कारण है फिशेस का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रोडक्शन। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, देखिए जिस रेट से फिशेस अपने आप को रीजनरेट करने उससे ज़्यादा फास्ट पेस से अगर हम फिशेस को कंज्यूम करेंगे देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव सम प्रॉब्लम। तो वही देखा जा रहा है हाल फिलहाल में, फिशेस आर गेटिंग कंज्यूम्ड एट अ वेरी अनसस्टेनेबल पेस। उसके पीछे कारण क्या है? अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रोडक्शन। 90% of the global marine fish stocks have either been fully exploited or overfished or depleted as per Food and Agricultural Organization. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस, फिशेस का भी अपना एक बेसिक हैबिटेट होता है अराउंड कोरल रीफ्स एंड ऑल, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक ट्रॉलर फिशिंग। ट्रॉलर फिशिंग में क्या किया जाता है, दो बड़े से शिप के बीच में इतना बड़ा नेट बांध दिया जाता है और फिशेस को कैप्चर किया जाता है। बट उस प्रोसेस में होता क्या है कि एक बार में फिशेस का प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाता है, कैप्चरिंग ज़्यादा हो जाता है, बट एट द सेम टाइम द फिशेस हैबिटेट्स गेट डिस्ट्रॉयड। डायनामाइट फिशिंग इज अनदर अनसाइंटिफिक फिशिंग एक्टिविटी, जिसमें डायनामाइट का इस्तेमाल करके फिशिंग एरियाज को ब्लास्ट किया जाता है, दैट लीड्स टू किलिंग ऑफ द फिशेस। जब फिशेस मर जाती हैं बिकॉज ऑफ डायनामाइट ब्लास्ट देन स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जहां से उनको अच्छे से कैप्चर कर लिया जाता है। एक बार में तो फिशरी प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, बट इन लॉन्ग रन इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ फिशेस विच इज making overall fishery industry unsustainable across the world. So considering the significance of fishes, such kind of activities which are making fishery segment unsustainable, उनको धीरे धीरे कर्ब करना होगा। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्वास्थ्य सेवा उत्सव। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आपको गुणोत्सव तो याद है ही, स्कूल लेवल पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड को एसेस करने के लिए एक सर्वे कराया जाता है गुणोत्सव। उसी लाइन पे, गुणोत्सव के लाइन पे ही हमारे स्टेट आसाम में शुरू किया गया स्वास्थ्य सेवा उत्सव, जहां पे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को एसेस किया जाएगा। एसेस करने वाले एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स होंगे, उनकी दो टीम होगी। एक टीम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और एसीएस ऑफिसर्स होंगे, और दूसरी जो टीम होगी इसमें फैकल्टीज, डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये सब रहेंगे। और ये इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे स्टेट के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है। अगर कोई गैप है तो उसको रिपोर्ट करेंगे, जिसको प्लग किया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवा उत्सव इज बीइंग डेवलप्ड इन लाइन विथ गुणोत्सव ओनली। इसका पर्पस है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था इसी साल अप्रैल महीने में। इसका हाल फिलहाल में फेज 2 लॉन्च किया जा रहा है 20 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक। स्वास्थ्य सेवा उत्सव फेज 2। तो स्वास्थ्य सेवा उत्सव could be mentioned as a good example of ensuring accountability and transparency in health infrastructure और administration in असम। तो एथिक्स पेपर में अगर कभी मान लीजिए कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आ जाए कि कैसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जा सकती है, तो उसका एक एग्जांपल गुणोत्सव फॉर हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्वास्थ्य सेवा उत्सव फॉर हेल्थ इंस्टीट्यूशन लिखा जा सकता है। दिस इज द बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।